सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि आज जिस टॉपिक के बारे में हमने बात की है कि गाइडलाइन के बारे में, राइट? तो हर एक डायरेक्ट सेलर ऐसा जानना चाहता है कि गाइडलाइन में एक्चुअल में क्या-क्या चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बहुत मीथ पता है या तो पूरी उन्होंने गाइडलाइन को अच्छे से रीड नहीं किया होता। तो बहुत सारे क्वेश्चन्स उनके दिमाग में जनरेट होते हैं और कोई भी क्वेश्चन का अगर सही से हमें आंसर लेना है, तो हमें एक ऐसे शख्स के पास जाना चाहिए, जिसके पास उसका पर्टिकुलरली नॉलेज हो। राइट, जैसे अगर हम कभी भी बीमार पड़ते हैं तो हम डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी मैकेनिक के पास नहीं जाते। राइट, जैसे हमारी कार खराब होती है तो हम पहुंचते हैं मैकेनिक के पास, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर गाइडलाइन के सारे सवाल जो है कुछ जो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, तो उनके बारे में आज हम जानेंगे एक ऐसे शख्स के थ्रू कि जिनका ये डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। जो राहुल सर हमारे साथ अभी मौजूद है, राइट, लाइव पे। बात करूं दोस्तों, इनका इस इंडस्ट्री का 20 साल से ज्यादा का इनका एक्सपीरियंस है। प्लस जो मेन चीज बताना चाहूंगा, जो फिटसी मतलब FIDSI जिसको हम कहते हैं, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, इसके ये जनरल सेक्रेटरी है। इसके साथ गाइडलाइन को मतलब इस इंडस्ट्री को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए बहुत सारे लोगों के पास इसकी राइट इंफॉर्मेशन पहुंचे। इसके लिए इन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट किया है, दैट्स अ डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन, जिनके एडिटर ऑफ चीफ है। इसके साथ एडवाइजरी बोर्ड मेंबर इन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के वो एडवाइजर मेंबर है। इसके अलावा भाई प्रिंसिपल ट्रेनर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग एकेडमी, जो एकेडमी उनके वो ट्रेनर है। मतलब इनके अगर इंट्रोडक्शन की दोस्तों बात करूं तो आने वाले 5 से 10 मिनट इनके इंट्रोडक्शन में चले जाएंगे, बिकॉज बहुत ही वास्ट इनका एक्सपीरियंस है और उन्होंने जो काबिल तारीफ जो काम किया है। तो आज हमारा एक कहते हैं ना गुड लक है, या एक बहुत ही अच्छा मौका है हमें कि इनके साथ जो हमारे क्वेश्चन है उनको जानने का और समझने का मौका मिलेगा, जो आने वाले 1 घंटे तक आज राहुल सर हमारे साथ है। तो मैं चाहूंगा राहुल सर भी खुद कुछ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को, और बहुत सारे लोग अभी डायरेक्ट सेलर अभी इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं फेसबुक के थ्रू, तो उनको कुछ बताइए राहुल सर प्लीज। थैंक यू हिरेन हिरेन जी, मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए थैंक यू टीम एक्स परिवार। आप सब लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। मेरा नाम राहुल सूदन है। मैं फिलहाल फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और आप ना इंट्रोडक्शन देने से पहले या अपने बारे में बताने से पहले मुझे लगता है कि आप लोगों को फिटसी के बारे में या फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। कि एसोसिएशन क्यों बनी, एसोसिएशन की सोच क्या है और हम आगे क्या काम करना चाहते हैं। फिटसी की स्थापना आज से करीबन 2017 में हुई, आज से करीबन 3 साल पहले। और इसकी एक सोच थी कि लाइक माइंडेड लोगों के का एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सके, जिसमें हम लीगल और एथिकल से काम करने वाली कंपनीज क्या को जो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन डेवलप करके सरकार के पास लेके जा सकें, एक जरिया बन सकें, एक प्लेटफॉर्म बन सकें जिसमें हम सरकार से बात कर सकें। आज 3 साल की जर्नी में काफी कुछ सीखा, काफी लोगों ने साथ दिया। गुजरात से हिरेन साहब और टीम एक्स परिवार, निर्मल साहब साथ में आए। एंड अभी इंडिया में तकरीबन 25 हमारे मेंबर्स हैं जिनके साथ हम ये काम करते हैं। फिटसी का मेन उद्देश्य है इंडस्ट्री के बारे में पॉजिटिविटी को ग्रो करना, वो डेवलप करना, वो सोच, वो विचारधारा लेकर आना जिससे हम अपने डायरेक्ट सेलर्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे सकें जिसमें वो खुश होके, तसल्ली होके काम कर सकें, एक फ्रीडम के साथ काम कर सकें, अपना करियर बना सकें। फिटसी एक अपने आप को एक ट्रेनिंग बेस्ड एसोसिएशन की तरह डेवलप करना चाहती है, जिसमें हम हर नई आने वाली चीज जो जिससे हमारा बिजनेस मजबूत हो सके, जिससे हमारा डायरेक्ट सेलर कुछ सीख सके, वो हम फोकस करना चाहते हैं। ये कुछ था फिटसी के बारे में। इसके बाद हिरेन साहब ने कहा एक वो मैगजीन के बारे में। जो मैगजीन है वो बेसिकली एक कंपनी है पीपल वाइट, वो ये मैगजीन रन करती है डायरेक्ट सेलिंग टुडे के नाम से। जैसे कि नाम इसका है डायरेक्ट सेलिंग टुडे, आप नाम से समझ सकते हैं कि ये MLM और डायरेक्ट सेलिंग की मैगजीन है। MLM की किताब निकालने की क्या जरूरत है, या MLM की मैगजीन की क्या सोच रही। असल में सोच तो वही थी कि हमारी इंडस्ट्री में
जब भी हमें कोई मिलता था 20 साल 22 साल पहले की बात है, तब से लेकर अब तक या तो हमें आसमान पे चढ़ा देते थे सफलता की ओर या हिमालय की चोटी पे, या लोग हमें नेगेटिव नज़र से देखते थे। तो एक इंडस्ट्री की तरह से, एक नॉर्मल इंडस्ट्री की तरह से देखने के लिए कोई कम्युनिकेशन प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। इसलिए इस मैगज़ीन को निकालना हमने सोचा, एक कोशिश की कि हम इंडस्ट्री का एक रूप, एक पर्सपेक्टिव लोगों को दे सकें। अ, यस। ये एक इंट्रोडक्शन है, बाकी बातें हम सेशन में करते रहेंगे। बट अभी ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के प्रश्नों का आंसर देना। आप जो लोग इतने सारे इकट्ठे हुए हैं, उनकी क्या-क्या क्वेश्चन्स हैं। मैं चाहूँगा कि मैं आपको आपकी अ, भाषा में कुछ डिस्कस जी कर सर। पाऊँ और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। तो हिरेन साहब शुरू करते हैं जी इस सर। सेशन को। थैंक यू सो मच, अ, प्लीज़। बहुत ही बढ़िया सर, आपने जो बात की कि आप एक अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं। तो सर मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहूँगा कि एफआईडीएसए की शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने पहले से सोचा था या तो ये कैसे स्टार्ट हुआ मतलब? एसोसिएशन के बारे में कोई नहीं सोच सकता। ये तो आप समझें बड़ा ही मुश्किल सा स्टेप था। असल में हम सब लोग ये ज़रूर सोचते थे, जो हमारे प्रेज़िडेंट साहब हैं, रवि जी, हमारे वाइस प्रेज़िडेंट साहब हैं, ट्रेज़रर साहब हैं, कि इंडस्ट्री के लिए कुछ करते हैं। इस इंडस्ट्री ने सब कुछ दिया है। आज हम जहाँ तक पहुँचे इस इंडस्ट्री की बदौलत ही हैं। जो मिला है मान-सम्मान, जो नॉलेज मिली है, जो जो भी कुछ मिला इस इंडस्ट्री की वज़ह से मिला। तो ये ज़रूर सोचते थे कि कुछ करें। क्या करें ये नहीं क्लियर था। ऐसो से अब एक दिन ऐसा आया कि जब हमारी कुछ मेंबर कंपनीज़ को कुछ क्वेश्चन्स थे और हमने देखा कि वो क्वेश्चन सारी इंडस्ट्री में कॉमन है और हमारे कुछ 5-6 लोगों में मेंबर्स में वो क्वेश्चन बिल्कुल ही कॉमन थे। जब उन क्वेश्चन्स को इकट्ठा किया गया तो एक प्लेटफ़ॉर्म की बात हुई, तो एक नॉर्मल सा ज़रिया फिर एक सोसाइटी बनाने का था, एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, नो प्रॉफिट नो लॉस पे एसोसिएशन बनाने का हुआ। एंड लेकिन ये जब एसोसिएशन बनी तो उसके बाद ये सोच बनी कि अब एसोसिएशन आगे चलनी कैसे चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि वो जहाज बनाना तो आसान है, वो जहाज को चलाएगा कौन? तो ये सब डिसीजन जब लिए और तो फिर लाइक माइंडेड लोगों ने अपने आप को आगे किया। हमारे प्रेज़िडेंट साहब हैं रवि जी, वो एडवोकेट हैं, वाइस प्रेज़िडेंट साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं। और उन लोगों ने बीड़ा उठाया और ये एक एसोसिएशन का काम आगे शुरू हुआ। तो आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए हिरेन साहब कि सोच के तो नहीं बनाया था, हुँ। पर अब जब आप सब लोगों ने साथ दे ही दिया है, तो कार्रवाई तो आगे चलेगी और खुदा और भगवान का शुक्रगुज़ार हैं कि अभी तक उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। यस सर। जी, यस राहुल जी, जो मतलब हम कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो हम हर बार जब ट्रेनिंग देते हैं या मैं भी जब पहले ट्रेनिंग देता था, तो हम कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग पूरे वर्ल्ड में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करती है। या तो जो टॉप मोस्ट जो कंट्रीज़ है लाइक अमेरिका हो गई, चाइना हो गई, फ्रांस, जापान, मतलब दुबई, नंबर ऑफ कंट्रीज़ का हम एग्जांपल देते हैं कि हुँ, जहाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत साल से चल रही है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी बहुत ही मतलब पोंजी स्कीम्स आई या कुछ ऐसी कंपनीज़ आई जिन्होंने इस इंडस्ट्री का नाम स्टार्टिंग में खराब किया। तो डेफिनिटली एफआईडीएसआई, फिटसी और ये सारी गवर्नमेंट बॉडी के साथ काम करके एक इस इंडस्ट्री को साफ-सुथरा बनाने का काम कर रही है और बहुत ही चेंजेस उसके अंदर कर रही है। तो सर एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मुझे बहुत बार आया लोगों का कि सर फिटसी मतलब एफआईडीएसआई और आईडीएसए के अंदर क्या अंतर है? और ये कैसे फिटसी कैसे आईडीएसए से अलग है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी मार्केट में कहते हैं कि जो आईडीएसए में कंपनी है वो ही चलेगी। ऐसा मतलब बहुत ही प्रमोट होता है ऐसा मार्केट में। ओके। जी, राहुल जी। ये आम क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों के दिमाग में आता है क्योंकि जैसा आपने नाम लिया आईडीएसए सबसे पुरानी एसोसिएशन है और वो करीबन 20 साल से काम करती है और हम उनके मुकाबले 3 साल से काम करते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो एक अच्छी एसोसिएशन है। जहाँ तक सोच या नियत की बात करें या काम करने के प्रोसेस के बारे में बात करें, तो सोच एक ही है कि लीगल एथिकल कंपनीज़ की प्लेटफ़ॉर्म बनाया जा सके और मिनिस्ट्री से सरकार से जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे डायरेक्ट सेलर्स के लिए, वो उसके लिए हम लड़ सकें, बात कर सकें, कोई रास्ता निकाल सकें। फ़र्क काम करने के तरीके में है, मैं उनके तरीके पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, उनका अपना तरीका है काम करने का, वो भी अच्छा काम करते हैं। फ़र्क हमारा जो सोच है वो एजुकेशन के ऊपर है। हमारा मानना है कि हमारी इंडस्ट्री में जो नेगेटिविटी है, असल में वो हमारे अपने लोगों की वजह से ही है। यस। हम जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, कुछ टाइम के लिए आते हैं और कुछ बिना एजुकेशन के जब इस काम को करना शुरू करते हैं, तो
हमें से कुछ लोगों को फेलियर का सामना करना पड़ता है और हम लोग इस इंडस्ट्री को बगैर समझे इस इंडस्ट्री से नेगेटिव हो जाते हैं। जब आप खुद काम करने वाले जब इस इंडस्ट्री से नेगेटिव होते हैं ना, तो बाहर भी नेगेटिविटी ज़्यादा जाती है। इसलिए वो परसेप्शन हमारा खराब होता है। सो फिटसी का एम ये है कि अगर हम अपने डायरेक्ट सेलर्स को, अपने लोगों को ये बता सकें कि सरकार ने एक्चुअल में आपको सपोर्ट करने के लिए क्या-क्या किया है। डायरेक्ट सेलिंग में आप क्या-क्या काम कर सकते हैं, बिल्कुल एक लीगल और एक एथिकल नॉलेज से, कि कितना सिक्योर फ्यूचर है अगर आप सही तरीके से इस इंडस्ट्री पे काम करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो 80% अपने आप ठीक हो जाती है। बाकी 20% हम सबकी नियत है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी इस इंडस्ट्री को ठीक करने के लिए। जी, हिरेन साहब। हाँ, जी सर, बहुत बढ़िया। मतलब जो फेडरेशन सारे जो काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को क्लीन करने के लिए, और जैसे राहुल जी ने बताया, राहुल सर ने, कि जो नीयत होती है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो बहुत ही एक्टिवली जो हमारा एसोसिएशन काम कर रहा है। तो सर, एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई, जी हाँ, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर अपना फ्यूचर देखते हैं, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन रेज करते हैं कि कोई भी कंपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइन में हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके बारे में राहुल सर आप क्या कहना चाहेंगे? अ, अच्छा, अ, ओके। पहला जो क्वेश्चन आपने पूछा था एसोसिएशन का, उसमें एक छोटा-सा आंसर रह गया था कि जी, सरकार कौन-सा डिपार्टमेंट है, या हम सरकार जी, इस कंपनी में या हिंदुस्तान में काम करने के लिए हम जिस लीगल शब्द की बात करते हैं या जिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वो क्या है? अब बात समझिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, जो हमारा नोडल एजेंसी है कंज्यूमर अफेयर्स के लिए, हमारी एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग के लिए, वो बहुत ही सशक्त और विश्वसनीय डिपार्टमेंट है। और उस डिपार्टमेंट ने काम करके ये साबित किया है पिछले 3 साल में कि हमारी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है, वो बहुत अच्छी मेंटेन्ड है, क्योंकि उन गाइडलाइंस की वजह से ही है। यस। जी हाँ, जो तो राहुल सर भी कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है, जो कंज्यूमर अफेयर है, ग्राहक सुरक्षा, कि जैसे जब भी कोई प्रोडक्ट्स की बात आती है, तो बात आती है ग्राहक सुरक्षा की, कि एक इंसान जब कोई भी पैसा देता है, तो उसको उसका रिटर्न मिलना चाहिए, अच्छे से उसका मतलब मनी फॉर वैल्यू मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट का जो सबसे स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट्स है, दैट्स अ कंज्यूमर अफेयर, वो काम कर रहा है इसके रिगार्डिंग, कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। और गाइडलाइन आने के बाद बहुत ही चेंजेस उसके कंटिन्यूअसली आते गए हैं। जो 2016 में गाइडलाइन आई, उसके बाद 17-18 के अंदर जो कंटिन्यूअस चेंजेस आए, और आज एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म बनने जा रही है हमारी गाइडलाइन। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हम इस इंडस्ट्री में एज अ कैरियर काम कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे प्लान प्रेजेंटेशन से पहले भी, हमारी कंपनी की प्रेजेंटेशन से पहले भी, हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि इस इंडस्ट्री में जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, तो क्या सही है और कैसे किया जा सकता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आने वाले इस 1 घंटे के अंदर हम यही सारी चीज़ें, यही सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे, जहाँ से आपको एक एग्ज़ैक्टली गाइडेंस मिले। और मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग जो मिथ फैला रहे हैं, राइट? कि ये गलत है, ये सही है, ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है तो आपकी कंपनी गलत है, राइट? ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोग फैलाते रहते हैं। तो आज आपको दोस्तों उसका प्रॉपर आंसर मिलेगा। कोई भी कंपनी अगर वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर में कंप्लाई नहीं करती, तो इसका मतलब समझ जाइए कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। यानी कि वो कभी भी लीगली काम करना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो उस डिपार्टमेंट में नहीं है। अगर आपको कभी भी ऐसी कंपनी लगती है जो नहीं है कंज्यूमर अफेयर में, तो आप सरकार से पूछ सकते हैं कि ये फला-फला कंपनी नहीं काम कर रही है और वो क्यों नहीं काम कर रही। और आप ये मानेंगे कि सरकार में काम करने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पीड है और बहुत तेज़ से काम करते हैं वो लोग। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ही नहीं आगे बढ़ के पूछते कि सर ये कंपनी कंज्यूमर अफेयर में नहीं है और ये क्या मार्केट में क्या कर रही है? क्या ये जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कर रही है या सिर्फ ये मनी रोटेशन या पोंजी स्कीम के लिए मार्केट में आई हुई है? अगर आप सरकार से देखिए, सरकार ने गाइडलाइन बना के ये साबित किया, वो एक कदम आगे है। अब हमारी बारी है कि हम एथिकल काम करके और वो सब जानकारी जो उनके लिए ज़रूरी है, वो लेके उन तक जाएँ। तो अगर आप लोग सामने आते हैं और आप आगे आके मिनिस्ट्री में बताते हैं कि ये कंपनी फला-फला कंपनी है जो नहीं काम कर रही है और अपने आप को एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहती है, तो यकीन मानिए सरकार में इसके एक्शन लेने के प्रावधान हैं। तो मेरी आप सबसे गुज़ारिश है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो ज़रूर रिपोर्ट करें सर। जी, हिरेन जी भाई। सर। हाँ, मतलब राहुल सर ने जो बताया कि अगर आपके ध्यान में भी ऐसी कंपनीज़ आती है, कि क्योंकि देखो ये किसी एक संस्था का या गवर्नमेंट का काम नहीं है, हम सब डायरेक्ट सेलर को मिलके इस इंडस्ट्री को क्लीन करना है, इस इंडस्ट्री को ऐसा मान-सम्मान या ऐसी गरिमा पे पहुँचाना है, ये हम सब लोगों का काम है। तो अगर आपके ध्यान में भी ऐसा कुछ आता है कि कोई कंपनी जो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही,
या उसके अंदर रजिस्टर करवाना नहीं चाहती, तो आप कंज्यूमर अफेयर में भी इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ राहुल सर, बहुत लोगों का ये भी कहना होता है कि गाइडलाइन में तो सर बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर भी थी, अच्छे से चल भी रही थी, लेकिन वो भी कुछ बंद हो गई। तो इसका हम उनको कैसे आंसर दें? या आप क्या कहोगे इसके बारे में? हाँ, ये देखिए गाइडलाइन आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, एक रास्ता देता है चलने का। लेकिन फिर भी आपने चलना कैसे है, आपने जूते पहन के चलना है, चप्पल पहन के चलना है, आपने दौड़ के चलना है और आपने हील पहन के चलना है, वो चलना फिर भी आप पे छोड़ देते हैं। सो अब जब चलने पे बारी आती है तो कई बार हमारे रिसोर्सेज, हमारे सिस्टम, हमारी सोच उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी एक कंपनी को चलाने के लिए चाहिए होती है। देखिए कंपनी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हम एक जब यकीन मानिए जब मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर था तो मेरे लिए शायद मुझे लगता है मैं सबसे ज्यादा आजाद था क्योंकि मुझे सिर्फ अपने लिए सोचना पड़ता था। जब मेरी टीम 100 की हुई या 200 की हुई तो मुझे ज्यादा जिम्मेदारी लगी। अब सोचिए जिसकी टीम 1000 की, 2000, 5000 की हो या जिसके ऊपर कंपनी की जिम्मेदारी हो तो उनको कितना नॉलेज और कितना कॉन्फिडेंस चाहिए। तो कई बार नॉलेज और कॉन्फिडेंस ट्रांसलेट सक्सेस में नहीं होता, उसके साथ और भी कई पहलू चाहिए होते हैं। सो कंज्यूमर अफेयर में नाम आने के बाद भी आपका कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे। आपका लेकिन सिर्फ इस चीज की गारंटी है कि आप एक लीगल एथिकल रास्ते पे चल रहे हैं। सो मेरा हिरेन भाई आपके टीम को यही सजेशन है, यही मैं मशवरा देना चाहूंगा कि लिस्ट में आने के बाद तो ये पहला स्टेप है। कंज्यूमर फेयर में यस। रजिस्ट्रेशन एक पहला स्टेप है, उसकी लिस्ट में आना एक दूसरा स्टेप है, लेकिन सबसे बड़ा स्टेप है उस रास्ते पे एथिकली चलते रहना। वो देर सवेर बिजनेस कम या ज्यादा होगा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ये लड़ाई हमेशा जीत जाएंगे क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, ये बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है। जी हाँ। जी हिरेन साहब। हाँ, राहुल सर, मतलब इसका मतलब मैं ऐसा समझूं कि गाइडलाइन में आना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम गाइडलाइन में आते हैं तो ही हम प्रूव कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग है। उसके बाद भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं कि जैसे कंपनी का मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गए, वर्किंग स्टाइल हो गया, एथिक्स हो गए। ये हम्म, सारी चीजें भी चाहिए कंपनी को सक्सेसफुल कराने के लिए। जी क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपने कंपनी को सिर्फ गवर्नमेंट में रजिस्टर करा दिया तो फिर सारे काम गवर्नमेंट के ही है कि मुझे सक्सेसफुल रन करे। राइट, तो ये सारी चीजें भी रहती है कि एक कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए और आगे ले जाने के लिए। इसके साथ एक बहुत ही क्वेश्चन सर मार्केट में रहता है कि बहुत सारे लोगों को इसके अंदर भी कंफ्यूजन रहता है कि कुछ कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ज्वाइन होने के लिए ज्वाइनिंग फीस लेती है, राइट। प्लस वहां पर ऐसा कहा जाता है कि आपको पैकेज लेना कंपलसरी है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर या जो कंज्यूमर फर्स्ट टाइम कंपनी में रजिस्टर करता है तो उसको जबरदस्ती एक पैकेज के तौर पर उसको ज्वाइनिंग फीस ले जाती है। तो क्या ये सही है? जहां तक मैंने गाइडलाइन पढ़ी है तो मुझे ऐसा लगा कि ज्वाइनिंग फ्री होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत ही लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं टिल डेट। अच्छा देखिए डायरेक्ट सेलिंग समझिए है क्या। आप डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली एक प्रोडक्ट या सर्विस की सेल होने के बाद पे जो कमीशन मिलती है उसको हम डायरेक्ट सेलिंग कह रहे हैं। ठीक है, यानी जी कि सर। जब तक कोई प्रोडक्ट ही नहीं बिकता तो तब तक तो कोई कमीशन का क्वेश्चन ही नहीं उठता, तो यानी कि वो जब कमीशन ही नहीं है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं आती। सो जी। कोई कहे कि मैंने फीस लेनी है या मैंने अमाउंट लेना है या मैंने ये कॉस्टिंग लेनी है, वो कोई लॉजिक ही नहीं है। वो तो फिर आप सीधा सीधा डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस से बाहर ही जा रहे हैं, वो तो बाहर निकलने का रास्ता है। सो ये समझें कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बगैर किसी प्रोडक्ट सेल के आपको कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो वो गलत है। अब कई क्वेश्चन आते हैं कि कई बार कई कंपनीज उसको घुमा देती हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी करने की बजाय वो ए प्लस बी प्लस सी डी ई एफ जी एच सब कुछ डल जाता है और इसका एक खूबसूरत सा जामा पहना देते हैं, उसको लाल रंग का एक रैपिंग पेपर सा कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमें लगता है कि हमें कुछ मिला है और पता चलता है आखिरकार में हमें कुछ नहीं मिला। जी हाँ। तो ऐसी कंपनीज ऐसे लोगों से जब आप मिले तो उनको समझाएं कि ठीक चीज क्या है। देखिए ये भी समझना पड़ेगा कि गाइडलाइन 2016 से आई, 2017 से आप समझ लें लास्ट में ही आई 2016 के। तो कई 15-20 साल इंडिया में पहले एमएलएम चलती रही उसके बगैर, तो कई लोगों को सही नॉलेज आज भी नहीं पहुंचती। हमें आज भी ऐसे लोग मिलते हैं जिनको गाइडलाइन का नहीं पता चलता। सो जी। हमारे को कोशिश क्या करना चाहिए, उन लोगों को ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये ठीक और गलत क्या है। कारण ये है कि हमें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्योंकि जब वो लोग डिफॉल्ट करते हैं, जब वो लोग मार्केट में नुकसान करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री खराब होती है। सो आप कुछ यहाँ पे भी कोई ऐसे मिले जो लोग बिना प्रोडक्ट के कमीशन या ऐसी कोई बात भी कर रहे हों या उसको घुमाने की कोशिश भी कर रहे हो तो आपको उन्हें मना करना चाहिए, समझाना चाहिए कि ठीक चीज क्या है।
क्योंकि देखिए एक गाइडलाइन सेंट्रल की है, उसके बाद 13 स्टेट्स की भी गाइडलाइन है। जी हाँ। 14 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वो 14 डॉक्यूमेंट में बहुत सब चीज़ें क्लियर लिखी हुई हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सो मेरा फर्ज़ यही बनता है और हिरन भाई आपका फर्ज़ और आपकी टीम का भी यही बनता है, जब आपको कोई मिले तो आप समझाएँ कि ये काम ना करें। जी हाँ सर। जी, हिरेन साहब। जी राहुल सर, इसके साथ बहुत सारी कंपनी क्या होती है कि जो स्मार्ट वे निकाल देती है कि जैसे आपको जैसे रजिस्टर करना है उसके साथ ही आपको 10,000 का या 7,000 का या 9,000 का पैकेज आपको कंपल्सरी लेना पड़ेगा, तो ही आप बिज़नेस कर पाओगे। देखिए, आज की डेट में गाइडलाइन बड़ी क्लियर है कि आप कुछ भी किसी को कंपल्सरी फ़ोर्स नहीं कर सकते। या इनफैक्ट अगर आप गाइडलाइंस को इवेंचुअली समझें और डिटेल में समझें, तो उसमें तो पर्सनल परचेज़ पे भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन्स हैं। हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते कुछ भी परचेज़ करने के लिए। हमें एक कस्टमर को ये ऑप्शन देनी है कि वो कुछ भी परचेज़ करे, जो उसका जी इच्छा हाँ, है वो करे। अगर 30 दिन तक समझ में आता है, तो रखे, नहीं समझ में आता तो कूलिंग ऑफ पीरियड की ऑप्शन है उसके पास यूज़ राइट। करने का। उ उसके बाद अगर उसे प्रोडक्ट को प्लेस करना है, रीपरचेज़ करना है और रिफंड करना है, तो भी उसके पास ऑप्शन होनी चाहिए ये सब या करने के लिए। किसी को फ़ोर्स करने से हमेशा एक नेगेटिविटी ही आएगी। मैं आपको कहूँ कि आप ये नहीं कर सकते, आपको कहूँ ये आप नहीं कर सकते, तो इवेंचुअली क्या होगा? प्रेशर से तो कोई काम नहीं होगा। जी हाँ, और मेरा तो ये मानना है कि देखिए हमारी इंडस्ट्री में ना वैसे जनरल कस्टमर जो है मार्केट का बहुत स्मार्ट है और हमारा डायरेक्ट सेलर तो जिसे कहते हैं ओवर इंटेलिजेंट होता है। आप एक ओवर इंटेलिजेंट इंसान को प्रेशराइज़ करेंगे तो गलत ही होगा सर। जी हाँ, ठीक है मीन्स सर। जी, राहुल सर ऐसा होना चाहिए कि कंज्यूमर को जो इच्छा हो कि मतलब उसको ₹100 की प्रोडक्ट लेनी है, 1000 की लेनी है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। हम जी इसको बिल्कुल। बाउंडेशन नहीं कर सकते कि आपको इतने लेकर ही आप स्टार्टअप कर सकते हो। जी। जी हाँ, ये सर बहुत ही अच्छे से आपने क्लियर किया। इसके साथ जो एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रेज़ आकर आता है या बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बहुत ही रहता है कि सर गाइडलाइन 2016 के एंड में आई, राइट? उसके बाद भी बहुत सारी कंपनी ऐसी है, बहुत सारी फर्जी स्कीम, पोंजी स्कीम्स जो आई, जिन्होंने के अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा अच्छा खासा पैसा भी डूब गया है उसके अंदर। तो जिसके थ्रू हम जो मतलब नीट एंड क्लीन जो काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उनका भी नाम खराब होता है। तो ये सिलसिला कब खत्म होगा? क्योंकि कभी-कभी कंपनियां फिक्स रिटर्न के नाम पर, कभी कॉइन के नाम पर या तो कोई अलग मतलब कहते हैं कि जहां से कस्टमर को लुभा सके, ऐसे अलग-अलग वेश धारण करके आती है और एट द एंड बहुत सारे लोगों का पैसा वहां पर डूबता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट के थ्रू क्या एक्शन लिए जाते हैं और क्या ये कब इसका सिलसिला खत्म हो सकता है या इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कार्यवाही कब हो सकती है? देखिए पहला कदम तो सरकार ने रख दिया है गाइडलाइन को लेके। उसका दूसरा कदम है कंज्यूमर एक्ट का आना जो पिछले साल नोटिफाई हुआ और कंज्यूमर एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग इंक्लूड हुआ है। तो यानी कि अब हम एक जिसे कह सकते हैं एक मान्यता प्राप्त इंडस्ट्री है और एक एक्ट में जिसको पार्लियामेंट के दोनों सेशंस ने पास किया है और तो हम एक लीगल इंडस्ट्री के रूप में हैं। अब इस लीगल इंडस्ट्री को थोड़े से वर्किंग रूल्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें ड्राफ्ट मॉडल रूल्स की बात हम करते हैं। तो गाइडलाइंस के बाद कुछ रूल्स की अभी पॉलिसी चल रही है, बनने की बात है। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो ये वर्किंग रूल्स और पॉलिसीज भी आपका अप्रैल में आ जाने चाहिए थे। ओके, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात है कि लॉकडाउन में भी देखें तो हमारा जो डिपार्टमेंट है कंज्यूमर अफेयर्स वो फिर भी काम करता रहा। हम सब लोग घरों में बैठे थे लेकिन वो डिपार्टमेंट ने अपनी ज़िम्मेदारी समझी। अब देखिए रूल तो बन गया, कानून तो बन गया, लेकिन अब कानून को तोड़ने वाले अगर बनते हैं, तो अगर हम एज़ अ कस्टमर, एज़ अ कंज्यूमर, एज़ अ न भारतीय नागरिक, हमारा फर्ज़ बनता है उस चीज़ को बताने के लिए। ये कहने से कि देखिए कानून बन जाएगा तो गलत लोग नहीं काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कानून बनने से गलत लोगों पे डर होगा, ये ज़रूर हो जाता है। तो हमें ये क्या करना है, ये जो ज़रिया है, ये जो हम लोग हैं, डायरेक्ट सेलर्स हैं, हमारा जो नेटवर्क है, हम जो कंपनीज़ हैं, हमें ये इन्फॉर्मेशन सरकार तक जल्दी से जल्दी पहुँचानी पड़ेगी। जी हाँ, कि स अब माने तो फ्रॉड या गलत काम होना हो तो किसी भी इंडस्ट्री में हो सकता है। रियल एस्टेट में हो सकता है, फॉरेक्स में हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज में हो सकता है, किसी भी फिशरीज़ में हो जाएगा, एग्रीकल्चर में हो जाता है, सब जगह हो सकता है। लेकिन क्यों डायरेक्ट सेलिंग ज़्यादा बदनाम होती है? क्योंकि वो गलत काम में कहीं न कहीं वो एक हमारे को एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग का किसे कहते हैं टीका लगा देते हैं। हाँ, तो इसी इसलिए हमारे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा बाकी सब इंडस्ट्रीज़ से नेगेटिविटी से लड़ने के लिए। और उसका एक ही तरीका है, आप जितने लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं ठीक चीज़ क्या है, उनको उतनी जल्दी पता चल जाएगा कि गलत क्या है और गलत इंडस्ट्री क्या है। जिससे ही आपको पता चलेगा, उसी स्पीड से आप अगर सरकार को इन्फॉर्म करते हैं तो जल्दी एक्शन होता है। जी, हिरेन साहब।
जी, राहुल सर, जो आपने बताया एकदम बात सही है कि एक हमारा भी फ़र्ज़ है कि गवर्नमेंट को हम रिपोर्ट करें एक अच्छी कंपनी के थ्रू या एक अच्छे डायरेक्ट सेलर के थ्रू। प्लस सर इसके अंदर कब से ऐसा चल रहा है कि इसके लो आएँगे, तो ये कब तक आ जाएँगे लो या ऐसा आपको क्या लगता है कहाँ तक इसका कामकाज पहुँचा है? जैसे अभी आपने बताया कि अप्रैल तक आ जाने चाहिए थे, लेकिन ये हम्म। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा-सा एक्सटेंड हो गया है ये। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है कि अब और लगेगा कि वर्किंग रूल्स में आने में, और मुझे लगता है कि जिस स्पीड में सरकार काम करती है तो ज़्यादा टाइम का वेट नहीं करना पड़ेगा, और भगवान से दुआ करेंगे कि ये शायद 2 या 3 महीने के मैक्सिमम अंतराल में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएँ। क्योंकि ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट ने सारा काम करके रखा हुआ है। आई थिंक बस एक फाइनल पुश देने की बात है, और हम सब लोग मिलके पार्टी करेंगे जिस दिन वो रूल्स इम्प्लीमेंट हो जाएँगे। जी हाँ, ये मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा हम सब जी, लोगों के लिए जो इस लीगल चीज़ से काम कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि जी, ये जी, आने जी। के बाद जो आपने सही बात बताई कि क्राइम होना बंद तो नहीं होगा लेकिन एक बहुत बड़ा डर रहेगा लोगों के ऊपर। तो कहीं न कहीं जो अभी बहुत ज़्यादा लेवल पर हो रहा है उसको हम डाउन कर पाएँगे और वही डर लोगों को आगे जाकर अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगा और कहीं न कहीं उससे बहुत सारी अच्छी कमियाँ भी फ्यूचर में उभर कर आएगी। आपने बिल्कुल सही कहा तो हिरेन साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ही बढ़िया सर। इसके साथ राहुल सर एक क्वेश्चन रहता है जो मिथ लोगों में प्रोवाइड होता है कि जो आपकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए, वो कंपल्सरी है। ओके। अगर आप गाइडलाइंस देखें तो गाइडलाइंस ने प्रोडक्ट के बारे में बड़ा क्लियर कट दे रखा है कि आप जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं, उसका जो आप वेंडर से वो जो प्रोडक्ट लेते हैं, वो क्या रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? तो क्या वो होल्डर एग्रीमेंट है, लाइसेंसी एग्रीमेंट है, ट्रेडिंग एग्रीमेंट है, वो क्लियर होना चाहिए। जी, हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं, उसका बनाने वाले से क्या रिलेशन है, वो रिलेशनशिप होना बड़ा ज़रूरी है। आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, अच्छी बात है, पर आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार सिर्फ ये चाहती है कि आप जो चीज़ बनाएँ, जो चीज़ बेचें, उसका प्रूफ करें। सिर्फ मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका ब्रांड नेम एबीसी है। अब आप वो एबीसी का प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो एबीसी कंपनी को अपना ट्रेडमार्क आपको देना अलाउ करना चाहिए कि आप मेरे ट्रेडमार्क पे माल बेच सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि वो कहता है जी मेरा एबीसी का माल है, मेरा लाइसेंस आप यूज़ कर लीजिए। थर्ड वो कहता है जी मैं एबीसी बना रहा हूँ, आप मार्केट कर लीजिए। आप मार्केट में सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, फ्रेंचाइज़ी एग्रीमेंट है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, वो क्या है आप? हुँ, सो जो भी वेंडर का अंडरस्टैंडिंग है, आपकी वेंडर का जो एग्रीमेंट्स है, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। सो आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर हिरेन साहब दे दिया है। जी, जी। राहुल सर इट मीन्स हमें जो भी प्रोडक्ट सेल होती है कोई भी कंपनी से, तो हुँ, वो वेरीफाई होना चाहिए कि उसके ऊपर या तो मार्केटेड बाय लिखा हो या मैन्युफैक्चरिंग बाय लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये प्रूफ होना चाहिए कि इस कंपनी से ये सेल हुआ है, हाँ। जहाँ तक मैं समझा। जहाँ जहाँ तक आपने समझा, देखिए मान लीजिए हम कोई भी माल किसी से बनवाते हैं या किसी से ट्रेडिंग करते हैं, उसके साथ हमारा एग्रीमेंट्स होने ज़रूरी हैं। हमने किस रूप जी। में उनसे प्रोडक्ट लिए, और उसका रीज़न भी है कि आपको कल को रिफंड पॉलिसी देनी है, कल को मैन्युफैक्चरिंग के डिफेक्ट्स आते हैं, तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है कि क्या प्रोसेस है आपका रिलेशनशिप का। ओके सर। हुँ, जी हाँ, ये बहुत ही लोगों के दिमाग में मिथ रह रहा है इस क्वेश्चन का। इसके बाद सर जो बहुत सारे स्टूडेंट जैसे ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान हम आज युवाओं का देश है, 65 से ज़्यादा लोग यंगिस्तान से बिलॉन्ग करते हैं और कहीं न कहीं ये लोग आने वाले कल में एक अच्छे भारत को बनाएँगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन रहता है कि क्या जैसे मेरी बात करूँ सर मैं इंजीनियरिंग हूँ, इंजीनियरिंग के बाद मैंने एमबीए कंप्लीट किया और आज फुल टाइम इस इंडस्ट्री को मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। लेकिन बहुत ही ऐसा टाइम आते हैं जब एक स्टूडेंट होता है तो उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन रहते हैं कि क्या मैं इस इंडस्ट्री को एज अ करियर ले सकता हूँ या लॉकडाउन के बाद जो भी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के बाद क्या इस इंडस्ट्री पर कौन से इम्पैक्ट आएंगे, क्या इसका फ्यूचर सही है या क्या करना चाहिए मुझे? अ, आपने अपनी इंजीनियरिंग की बात की तो मुझे अपना टाइम याद आ गया। मैंने इंजीनियरिंग के 1 साल के बाद मुझे मेरे बचपन के दोस्त ने एमएलएम का प्लान दिखाया था पहली बार, तो उसके बाद से लेके आज तक जी। इस इंडस्ट्री से छूट नहीं पाए, और आज ही तकरीबन 20-22 साल हो गए इस बात को। अ, तो मुझे लगता है इंजीनियर्स को बड़ी जल्दी डायरेक्ट सेलिंग पसंद आ जाती है इंजीनियर्स क्रिएटिव माइंड बहुत होते हैं इसलिए। शायद। तो देखिए, अगर आप बात समझें करियर की, तो आपका साथ हम मेरे साथ मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का आपके पास एग्जांपल रहेगा जिन्होंने इसको ऐसा कर ही लिया। जब मैंने आपको बात शुरू की थी, जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बोला कि हमें आज तक जहाँ जो कुछ मिला हमें यहीं से मिला है।
एक करियर आपको क्या देता है? एक पहचान देता है, एक सोच देता है, एक परिवार देता है, एक स्टेबिलिटी देता है, एक फ्यूचर सिक्योर करता है। तो वो सब चीजें इस बिजनेस ने हमें दी है। और अगर कोई इंडस्ट्री आपको ये सब देती है तो मेरा क्लियरली मानना है कि वो आप उसे एज अ करियर ले सकते हैं। इसे आप ये समझें कि डायरेक्ट सेलिंग ने असल में बिजनेस कम और एक जीने का तरीका ज्यादा है। लोग 9 से 5 कुछ और काम करते हैं, कोई 10 से 6 काम करता है, शायद हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। सो जब आप उस नेचर को, उस काम को समझ जाते हैं तो वो एज अ करियर तो बहुत आसान हो जाता है किसी भी चीज को लेना। लेकिन जैसे हर करियर में, हर इंडस्ट्री में एक साइकिल आता है, कभी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं। पिछले 20 साल में कहूँ तो छोटा मोटा मिलाएं तो 3-4 बार रिसेशन आ गया मार्केट के अंदर। कभी मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है मार्केट। जी 2008-9 में हुआ, अब 2019 में, ये 2020 में एक ऐसा पीरियड चल रहा है। जनरली ये देखा गया है कि जब मार्केट डाउन जाती है या रिटेल की जो मार्केट है वो डाउन जाती है तो डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेती है। मार्केट डाउन का मतलब है कि जब मार्केट में जॉब्स का कम होना, जो कंज्यूमर है उसका कॉन्फिडेंस कम होना आगे चीजों को बढ़ के लेने में, और तीसरा बैंक्स की तरफ से जो क्रेडिट होता है बड़ी कंपनियों को वो कम हो जाता है। तो जब ये तीनों सिनेरियो मिलजुल के हो जाते हैं तो एक जनरल रिसेशन की फीलिंग आना शुरू हो जाती है, और ऐसे माहौल में डायरेक्ट सेलिंग बढ़ जाती है। क्योंकि हम जब आपकी सैलरी 10,000 है और वो कम हो जाती है, या किसी की सैलरी 15,000 से कम हो जाती है, तो उनको पार्ट टाइम में 5,000, 10,000, 12,000 रुपए महीने का एक एडिशनल सप्लीमेंट इनकम कमाना, तो वो एक एडिशनल सपोर्ट हो जाती है परिवार को। लेकिन ये जो टाइम है कोरोना का, लॉकडाउन का, ये थोड़ा सा यूनिक है एक्चुअली, इसलिए क्योंकि माल की डिलीवरी रुक गई। माल की डिलीवरी रुकने का पर्पस क्या हुआ कि डायरेक्ट सेलर्स के पास माल ही नहीं पहुंच रहा आगे, माल को सप्लाई करने के लिए या अपनी कंजम्पशन करने के लिए, अपने पीवी जनरेट करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए। इसलिए जब ये ऐसा टाइम है तो लोगों को लगता है कि यार ये हमने ये सही फैसला लिया कि नहीं लिया, कि अभी 4 महीने पहले ये बिजनेस शुरू किया था और शुरू करते ही ये काम आ गया। आज साल बाद हो गए थे, अभी हमारा टाइम आया था ग्रो करने का, टीम को इतना हमने सिखाया और अब हमारे को ये दिन देखना पड़ रहा है। तो आप ये बात समझें कि ये टाइम भी अब खत्म होने वाला है। कोरोना के बाद मायने बदल जाएंगे शायद काम करने के। हो सकता है कि हम मीटिंग के बजाय जूम मीटिंग में आ जाएं, हो सकता है लॉजिस्टिक्स में डिलीवरी के साथ साथ हम ई कॉमर्स मॉड्यूल्स में डिलीवरी होना शुरू हो जाए। हो सकता है कि शिपमेंट के अलग अलग तरीके निकल आए, और हो सकता है कि बिजनेस को बढ़ाने के और तरीके निकल आए। तो बिजनेस का आयाम बदल जाएंगे, लेकिन ये बिजनेस उतना ही स्पीड पे ग्रो करेगा। और आज मेरा तो 20-22 साल का एक्सपीरियंस है जो ये कहता है कि आप इसे एज ए इंडस्ट्री ले सकते हैं, एज ए करियर ले सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ यूएस में, यूरोप में, जो पिछले 35 साल 33 साल से ये बिजनेस करते हैं, जिन्होंने इसको करियर ले रखा है। और मैंने सभी से बात करी इस पीरियड के अंदर, तो सभी ने का एक ही मत है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं तो और क्या। कहते हैं अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप मुझे एक सजेशन दीजिए और क्या इंडस्ट्री करेंगे आप। एक यही तो इंडस्ट्री है जो इस टाइम आपको थोड़ा सा काम करने के ऊपर इनकम दे देगी। दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। एक, बाहर के मार्केट में रिसेशन से डायरेक्ट सेलिंग बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, आपको चेंज होना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो होने के लिए, ये भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ये सच है, ये बहुत बड़ा सच है। तो आप में से जितने भी लोगों ने इसका करियर बनाया होगा, वो इसको, अपने फैसले को दोबारा से रिवर्क करें, अपने सिस्टम को दोबारा से रिवर्क करें, अपने लीडर्स के, अपने टीम के साथ बैठें, अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ बैठें, और यकीनन आप लोग सक्सेसफुल होंगे। जी, राहुल सर, बहुत जी ही रन साहब। बढ़िया तरीके से राहुल जी ने बताया कि जैसे वो भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ, तो मतलब बहुत ही फीलिंग्स मैच होती है। तो हर इंसान इस इंडस्ट्री को एज़ अ करियर ले सकता है और जो भी सपने उसने देखे होते हैं, वो यहाँ से पूरे कर सकता है। प्लस जो बात की राहुल सर ने, उनका जो एक्सपीरियंस है कि जैसे 2008-2009 में जब डाउनफॉल आया था, तब भी नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो हुई थी, तब भी उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। तो कहीं न कहीं जब ये कोरोना, कोविड-19 का अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, तो जब वहाँ से बहुत सारे लोगों को अभी जॉब से भी निकाला गया है, बहुत सारे लोगों को जो उनकी सैलरी थी उसमें डाउन आया है 10%, 15% का। तो कहीं न कहीं वो लोग भी आने वाले टाइम के अंदर कोई पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम वर्क ढूँढेंगे। तो कहीं न कहीं वो चीज़ हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी बनकर निकलेगी हमारे लिए। तो हमें इसके लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे मैं भी सर कभी इसे वेबिनार यूज़ नहीं करता था कभी।
आज से मतलब ऐसा समझो 2-3 महीने पहले, लेकिन आज हर रोज हमारी 500,000 लोगों की ज़ूम के ऊपर, फेसबुक लाइव के ऊपर मीटिंग्स होती है। तो कहीं न कहीं हमें हमारा जो प्रोडक्ट डिलीवरी का वर्किंग स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, जहाँ से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात राहुल सर ने बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि ज़ोरपूर्वक कही कि यहाँ से आप डेफिनिटली करियर ज़रूर बना सकते हो। बिकॉज़ हम जिस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, हम जुड़े हुए डेली यूज़ के प्रोडक्ट के साथ, जो इंसान हर रोज़ यूज़ करने वाला है। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ राहुल सर ने जो बताया कि जैसे ट्रैवल इंडस्ट्री होगी तो कहीं न कहीं उसको इम्पैक्ट आएगी, राइट? ऐसी जो लग्ज़रियस चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है तो वहाँ पर इम्पैक्ट आएगी। लेकिन हम जिस डेली कंज्यूमिंग चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, कि पर्सनल केयर हो गया, फिर जो कोरोना के टाइम में जो थे इम्यूनिटी बूस्टर की प्रोडक्ट्स हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, तो ये तो हमारी लाइफ का पार्ट है। तो कहीं न कहीं लोग इसको यूज़ भी करेंगे, प्रमोट भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तो डेफिनिटली हम यहाँ से करियर बना सकते हैं। अ, इसके साथ ही सर इसको एक मैं जोड़ना चाहूँगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी एक अभियान चलाया था लोकल टू वोकल, कि एक हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाते हैं, आगे बढ़ाते मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं। तो क्या एज़ अ डायरेक्ट सेलर हमें इस कहते हैं मेक इन इंडिया को या आत्मनिर्भर भारत को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? और कैसे हमें करना चाहिए इसको? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शुरू से मेक इन इंडिया के फेवर में रही। आज ये शब्द मेक इन इंडिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने हमें दिया, पर इसका कुछ-कुछ महत्व, कुछ-कुछ समझ असल में हम सबको पहले से ही थी। तो आज उनके सपोर्ट करने से अब ये इंडस्ट्री को बूस्ट मिलने लगेगा। इंडिया में प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को, यूसेज को, कंजम्पशन को, पैटर्न को सपोर्ट मिलेगा। अ, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हमें सिर्फ यही गाइड किया है कि अगर हम जितना सामान इंडिया में बना सकते हैं और जितना सामान हम उसका कंजम्पशन इंडिया में कर सकते हैं, तो आई एम श्योर एक इंडिया को एक आत्मनिर्भर, एक सेल्फ रिलायंट नेशन के रूप में देख सकते हैं। और हमारा सबका ये फर्ज भी होना चाहिए कि हम भारतीय होने के साथ-साथ हमें दूसरे भारत के अपने बिज़नेसमैन, अपने लोगों को, अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस मिशन को पहले भी करती आई है और आगे भी इस मिशन को वो ज़रूर अपने हाथों में लेके चलेगी। जी हाँ जी। सर। हम सब लोगों को जैसे राहुल सर ने बताया कि मेक इन इंडिया जो पहले दिन से हम इस इंडस्ट्री का पार्ट रहे हुए कि हम नए जॉब्स क्रिएट करते हैं, नए लोगों को रोजगार देते हैं और हिंदुस्तान की प्रोडक्ट अगर हम यूज करेंगे, तो कहीं न कहीं एक सशक्त भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारी अहम भूमिका रहेगी। लेकिन इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन जो मार्केट में मिथ आते हैं या आपके दिमाग में आते हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी जो राहुल सर है, राहुल सुदन सर, वो चीफ एडिटर है डायरेक्ट सेलिंग का जो मैगज़ीन आता है उनका। तो मैं चाहूँगा कि उनके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करें कि वहाँ से आप पर्टिकुलरली एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जो सही है, प्लस गवर्नमेंट के साथ जो-जो बातचीत होती है या जो कुछ नया आने वाला था, बहुत सारे अच्छे चेंजेज़ करते हैं क्योंकि मैं उसको रेगुलरली रीड करता हूँ इस मैगज़ीन को। तो बहुत ही अच्छे-अच्छे उसके अंदर टॉपिक्स और चेंजिंग पॉइंट्स होते हैं। तो जी हाँ सर, उसके बारे में कुछ आप बताइए लोगों को कि जहाँ से लोगों के पास एक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू हिरेन साहब। डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैं ये मैगज़ीन है एक्चुअली, अगर आपको नज़र आ रही हो, तो ये मैगज़ीन है। डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगज़ीन का बनाने के पीछे पर्पस था कि इस इंडस्ट्री के बारे में एक सही कम्युनिकेशन देने का। अब इस कम्युनिकेशन में क्या है कि कुछ चीज़ें टिप्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ नॉलेज हैं। आप कैसे बेटर नेटवर्कर बन सकते हैं, बेटर डायरेक्ट सेलर कैसे बन सकते हैं, सरकार आपके लिए क्या करना चाहती है, आप सरकार को कैसे इनपुट दे सकते हैं, कैसे आप डेटा बना सकते हैं, कैसे दुनिया में अच्छी कंपनीज़ काम कर रही हैं, आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, पर्सनल टूल्स क्या चाहिए आपको, इन सभी की चीज़ों के बारे में एक इंडस्ट्री का रूपरेखा के लिए डायरेक्ट सेलिंग टुडे है। अ, हमारा मानना है इस इंडस्ट्री में ये है कि हमारी इंडस्ट्री 50% एफर्ट और 50% नॉलेज है। कई लोग ये कहते हैं। मेरा मानना है कि 100% एफर्ट और 100% नॉलेज है ये इंडस्ट्री। और ये भी सच है कि आप इस बिज़नेस को सीखने के जितने तरीके सीखते हैं, ये बिज़नेस आपको उतना ही आगे लेके जाता है। तो जैसे हिरेन साहब ने कहा कि वो ये मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो
मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से जितने भी लोगों को ये मैगजीन चाहिए हो सकती है तो आप हिरेन साहब से बात कर सकते हैं, आप अपनी टीम से, टीम एक से बात कर सकते हैं एंड आप इसे पढ़ें, आप अपने सुझाव दें कि हम इसे और कैसे बेटर बना सकते हैं। और अभी तो नहीं पर शायद ये जरूर सोचूंगा कि कभी इसका गुजराती वर्जन भी निकल सके तो। नहीं, उसमें जो सर हिंदी होता है ऑलमोस्ट मतलब गुजरात में हिंदी लोगों को समझ आती है, तो हिंदी वर्ज़न में भी मैं पढ़ता हूँ। तो मतलब बहुत ही अच्छा जो वर्क है लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का। इन शॉर्ट जो राहुल सर ने आज मोस्टली जो हमारे क्वेश्चन थे कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आपकी कंपनी को या आपको ग्रो करना है, तो सबसे पहले जिन्होंने बताया कि कंज्यूमर आज स्मार्ट हो चुका है। तो आपको एथिक्स के साथ काम करना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर को बेनिफिट होगा, तभी कंपनी आगे ग्रो करेगी और तभी डिस्ट्रीब्यूटर का या लीडर्स का भी प्रॉफिट रहेगा। क्योंकि आने वाले कल के अंदर जो गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, तो इसके जो रूल्स वगैरह बनेंगे, तो जो पोंजी स्कीम या जो सारी चीजें आ रही थी, वो भी कहीं न कहीं आने वाले टाइम में उसको कम हो जाएगा या उसको हम क्लियर कर पाएँगे। साथ ही जैसे बात की कि आप किसी को कंज्यूमर को जबरदस्ती कोई भी पैकेज या तो कोई कहते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट 10,000 8,000 ऐसी ले नहीं सकते। आपका बिजनेस प्लान कोई भी आप कर सकते हो, लेकिन कंज्यूमर के पास राइट होना चाहिए उसको जो-जो भी प्रोडक्ट यूज़ करे उसके रिगार्डिंग। तो कहीं न कहीं जो सेंटर पॉइंट कवर होकर आता है, वो आता है कि आपको एक एथिकल और एक अच्छे बनकर और गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है, उसको आपको फॉलो करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे राहुल सर ने बताया कि तकरीबन 14 स्टेट के अंदर स्टेट गाइडलाइन आ चुकी है। तेरह तो तेरह के आपको अंदर। हाँ, सॉरी 13 के अंदर स्टेट गाइडलाइन आ चुकी है, तो आपको उसको भी फॉलो करना है और सेंट्रल की गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करना है। जो बहुत सारे लोग जो वेट करते थे कि इसके लोग कब आ जाएँगे, तो जैसे राहुल सर ने बताया कि बहुत ही जल्दी उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है और आने वाले कुछ शॉर्ट टाइम के अंदर 2-3 मंथ के अंदर आने की संभावना है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आज हमने जानी और राहुल सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो सारे क्वेश्चन थे, क्योंकि सर ऐसा होता है कि जब एक क्वेश्चन आता है, तो उसके कुछ लोग अलग तरीके से बताते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से बताते हैं। तो एंड ऑफ द रिजल्ट ऐसा आता है कि उस इंसान को पर्टिकुलरली सही क्या है, गलत क्या है, वो पता नहीं चलता। लेकिन आज आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसका दिया एग्जाम्पल और सारी चीज़ें। तो मैं चाहूँगा सर कुछ वर्ड्स आप अपने बारे में बताएँ और फेडरेशन के बारे में बताएँ या कंपनीज़ के बारे में बताएँ। और उसके साथ जो बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा मतलब आज का एक-एक सेकंड, ये एक-एक मिनट ऐसा था कि एक इंसान के सालों के जो क्वेश्चन थे, सालों की जो कहते हैं ना कि दिमाग में कुछ मिथ भरे हुए थे, उसको क्लियर करेगा। तो कुछ आप इसके बारे में बताइए क्योंकि आपका जो आज टाइम मिला 1 घंटे का वो भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो प्लीज़ सर आप बताइए इसके बारे में। अ, मेरे को आप सभी लोगों के क्वेश्चंस पढ़ के सुन के अच्छा लगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हिरेन साहब की हर 3 महीने में 4 महीने में हम ये सेशन करते रहें। बहुत जूम ही मीटिंग ने बढ़िया सर। एक ऑप्शन क्रिएट कर दिया कि हम ये कर पाते हैं। वरना ये सब ये टेक्नोलॉजी का ही एडवांसमेंट है। मुझे याद है मेरी वाइफ आईटी में है तो एक्चुअली आज से करीबन 15 साल पहले ऑलमोस्ट 2005 के आसपास की बात है। वो एक ऐसी कंपनी में थी जो ये ऐसा सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म बनाता था, यूएस की कंपनी थी। तो जब उसने मुझे बताया कि ऐसा कुछ होता है तो मैंने कहा कि देखो हमें तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट सेलर तो किसी से मिलके काम कर लेता है। जी हाँ। और ये सच्चाई ये है कि आज एक जो एक्सेप्टेंस है, इनफैक्ट जो गांव में एक्सेप्टेंस है, जो मैंने अपना फीमेल नेटवर्कर, अपनी महिला नेटवर्कर्स को देखा है इसको एक्सेप्ट करते हुए, वो बहुत ही अमेजिंग चीज लगी एक्सेप्ट करते हुए। जहाँ तक हिरेन साहब ने पूछा कि फिटसी के बारे में और फिटसी क्या करती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फिटसी का मेन एम है एक एजुकेटिव डायरेक्ट सेलिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, यानी एक ऐसा वातावरण डायरेक्ट सेलिंग के लिए जिसके अंदर हम सारे अवेयर हों उसके प्लस और माइनसेस के लिए, और इसके प्लस को हम और प्लस करते हुए चलें और इस इंडस्ट्री में जो चीज अच्छी है उसको यूज करते हुए इसकी नेगेटिव चीज को खत्म करते हुए चलें। इस इंडस्ट्री को अच्छा करने के लिए हम सबको आगे आना है, ट्रांसपेरेंट बनना है, एथिक्स से काम करना है, कस्टमर्स को सही चीज देनी है, कस्टमर को प्रोडक्ट देते समय उसको रिफंड पॉलिसी एजुकेट करनी है, उसको ग्रीवेंस के बारे में बताना है। और सच्चाई तो ये है कि अगर आप इस बिजनेस को जितने सही सिंपल तरीके से करते चले जाएं उतना ही सिंपल है। आपको एक सिंपल मैं थोड़ी सी लाइन यहाँ क्रॉस कर रहा हूँ, शायद ये हिरेन साहब बाद में शायद मुझे टोकें।
बट एक सिंपल चीज का आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझे जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो कैसे लोगों को अप्रोच करते हैं सिखा। फिर उसके बाद मैंने काफी ट्रेनर से सेशन भी लिए और काफी लोगों से पूछता भी था और अपने अपलाइन से कि लोगों को अप्रोच कैसे करना है, कि मुझे किसी को इनवाइट करना है, कैसे करूं। और फिर एक फॉर्मूला, एक नॉलेज करते करते मैं एक लेवल तक पहुंचा। 2012-13 की बात है, ये मुझे किसी एक यूएस के एक बड़े सीनियर नेटवर्कर हैं, उनसे मिलने का मौका मिला। और वो सूरत में ही थे उस दिन हम जब मिले उनसे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप अप्रोच कैसे करते हैं? तो उन्होंने कहा कि कह रहा आज तक किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा। पिछले वो 30 साल का करीबन का एक्सपीरियंस रखते थे। मैंने कहा देखिए मेरे लिए तो आज भी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आप कैसे किसी को अप्रोच करते हैं? क्योंकि एक सिंपल चीज़ है, सिंपल तरीके से कर ली जाए तो ज़्यादा बेटर है। वो कहते हैं कि मैं अपने एक लिस्ट बनाता हूँ। मैंने कहा हाँ, फिर मुझे लगा हाँ, हम भी तो लिस्ट बनाते हैं। कहते हैं फिर उसको हॉट, कोल्ड और वार्म करते हैं। मैंने कहा हाँ, हम भी ऐसे ही करते हैं। फिर कहते हैं कि फिर वो जो हॉट लिस्ट होती है ना, उसमें मैं सबसे पहले उठाता हूँ, अपने दोस्त को फ़ोन करके बोलता हूँ कि मैंने एक एमएलएम शुरू की है और उसका ये प्रोडक्ट है और मैं तेरे को प्रोडक्ट देने आ रहा हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ा झटका लगा कि ये क्या कह रहे हैं? कहता है हाँ और पर मैंने कहा उसके बाद क्या होता है? कहता है वो मना कर देता है। तो मैंने कहा फिर? कहता है फिर मैं उसे ये बोलता हूँ, कहता है तू तब तक मना करता रहे जब तक तू मेरे को प्लान देख के और मेरा प्रोडक्ट देख के मना कर दे, मैं मना हो जाऊँगा। तो मुझे इतनी सिंपल सी बात लगी कि हाँ यार, ये कितना सिंपल सा तरीका है। सिर्फ यही तो कह रहा हूँ कि अब तू मेरे को मेरा प्रोडक्ट या प्लान देख के मना कर दे। लेकिन तू दोस्त है तो पहले तो तेरे को पूछूंगा ही। सो मुझे उस दिन समझ में आया कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग बहुत सिंपल चीजों को ढूंढने का बिजनेस है। किसी को लाने का बिजनेस, प्रोडक्ट दिखाने का सिंपल तरीके से बिजनेस, उसको आगे ट्रेन करने का बिजनेस, उसे मोटिवेट करने का बिजनेस बहुत सिंपल तरीके से है। सो फिटसी का भी यही एम है, सिंपल चीजें सिंपल तरीके से करें। हमारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को वातावरण चाहिए लीगल का, सरकार से बात कर सके। हमारे डायरेक्ट सेलर को एक सिक्योरिटी चाहिए कि उनको प्रोडक्ट से मिल सके और कंपनीज उनके साथ गलत ना कर सके। हम उसके लिए काम करना चाहते हैं। तो ये फिटसी की सोच है, अगर आपको सिंपल शब्दों में समझा सकूं। और मैं चाहूंगा कि आप में कभी ये जब लॉकडाउन खत्म होता है या हम जैसे रेगुलर मिलते रहते हैं तो आप लोगों से रूबरू होने फिजिकल अहमदाबाद जरूर आके आप मोस्ट लोगों के साथ वेलकम बैठ के सर। बात कर सके। सो हिरेन भाई, मेरे ख्याल से मेरा ये जो क्वेश्चन था कि फिटसी क्या करती है और क्या सोच है, ये आप मेरे ख्याल से आपको ठीक लगेगा। और अगर इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो मैं प्लीज लेना चाहूंगा। नहीं, बस एक रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्दी गुजरात के भी स्टेट गाइडलाइन के लॉज बने, उसके अंदर भी कुछ योगदान करते हैं साथ मिलकर, क्योंकि गुजरात का भी पोटेंशियल बहुत बड़ा है, तो इसके ऊपर भी वर्क करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुजरात बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टेट है। वो हर इंडस्ट्री में, बिजनेस में और लोगों की सोच में गुजरात को तो कहते ही हैं कि बिजनेस कैपिटल है। एक्चुअली प्रैक्टिकल हिंदुस्तान की तो बिजनेस कैपिटल गुजरात ही है। और देखा जाए तो दिल्ली में भी गुजरात वालों का ही रूल है एक्चुअली तो आजकल। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप लोगों को आपकी मैनेजमेंट को मैं यही कहूंगा कि आप ढंग से एथिकल जो काम करते आ रहे हैं उसी को आगे रखें। और विशिंग यू वेरी वेरी ग्रेट एंड सक्सेसफुल 2020। एंड आप लोगों से मिलने के लिए मैं तैयार रहूंगा, तत्पर रहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक यू हिरेन साहब। सर। राहुल सर, आपने जो अपना टाइम दिया और बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन थे उसको बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया। और एक बात जो आपने कही कि हर 3-4 महीनों में शायद जूम के थ्रू मिलेंगे, तो वो बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही अच्छी बात लगी हमको, क्योंकि आपके पास एक लेटेस्ट न्यूज होते हैं और वहां से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी दूर हो गए। तो जी हाँ सर, आपने जो आज टाइम दिया 1 घंटे का, बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि दिल से एक मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपका, कि जहां से बहुत सारे लोगों के, प्लस बहुत सारे लोग मेरे फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारी कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भी मौजूद है, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली सर आप भी अपनी कंपनी को लीगल बनाइए, बिकॉज हम हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन राइज होता है तो आप फिटसी को कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपको पूरा गाइडेंस देते हैं कि आप अपनी कंपनी को कैसे आगे बढ़ा सकते हो, आपको जो जो ट्रेनिंग चाहिए उसके बारे में भी वर्किंग होता है। जो मैगजीन है हमारे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग, तो राहुल सर उसके थ्रू में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि जहां से हम बहुत ही जल्दी ग्रो कर सके और सही इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंचे।
तो जी हाँ सर, आज आपने जो टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच, और आपसे ऐसे ही मुलाकात होती रहे, यही मतलब दिल से शुभकामना करते रह गए। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, gentlemen. Thank you so much. Bye. ओके, बाय बाय सर। इस मीटिंग को तो यहाँ पर हम सम अप करते हैं, और जैसे बताया राहुल सर ने कि जो एफआईडीएसआई के जनरल सेक्रेटरी है, कि दोस्तों सिर्फ कंप्लेन ना कीजिए कि हमारे पास, क्योंकि हम सब लोगों का एक कहते हैं कि नैतिक फर्ज है हमारी, कि अगर कोई इंसान हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गंदा करता है, हमारी डायरेक्ट इंडस्ट्री को दाग लगाता है, तो सिर्फ कंप्लेन मत कीजिए, काम कीजिए, उसका रिपोर्ट कीजिए कंज्यूमर अफेयर के अंदर कि आपके आसपास भी ऐसी कोई भी कंपनी आपके नजर में आती है, तो जी हाँ, आप मुझे भी गाइड कर सकते हो, मुझे आप मैसेज कर सकते हो, या तो कंज्यूमर अफेयर को भी आप मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। डेफिनेटली इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, क्योंकि मैंने पास्ट में भी देखा हुआ है। तो जी हाँ, हम सब लोग मिलकर इस इंडस्ट्री को एक बेहतरीन इंडस्ट्री बनाते हैं, और जो हमारा सपना है दोस्तों, कि हिंदुस्तान को एक बहुत ही पावरफुल नेशन बनाए, एक इंडिया को एक ग्रेटर इंडिया बनाए दोस्तों, तो हम सब लोग मिलकर, आप लोग हैं, ऐसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है, डायरेक्ट सेलर से हम एक एथिकल काम करके इस इंडस्ट्री को एक एक्सेलेंट, कहते हैं ना, कि एक ऐसे लेवल पर ले जाए कि जहां पर कल जाकर आप ऐसा कहो कि मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं या मैं एक नेटवर्क हूं, तो बहुत बड़ी एक इम्पैक्ट पड़े, बहुत एक पॉजिटिव एटीट्यूड पड़े, और कहीं ना कहीं हम इस इंडस्ट्री को, जो कहते हैं कि टॉप 10 कंट्रीज वर्ल्ड के, उसके अंदर एक कंट्री हिंदुस्तान भी आए, कि जहां पर सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलर है, बहुत सारे लोगों को हम जॉब दे पाए, अच्छी प्रोडक्ट दे पाए, और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए। इस सेशन का आपने लाइव देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप लोगों के पास इसका राइट नॉलेज है, तो और डिस्ट्रीब्यूटर को भी राइट नॉलेज पहुंचाइए, और ऐसे ही बने रहेंगे हम दोस्तों। थैंक यू वेरी मच इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए और नॉलेज लेने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।